आज की क्लास से शुरू करने जा रहे हैं हम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य अपनी प्रैक्टिस सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय से क्या है, हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने आपको काव्य शास्त्र के संबंध में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, चाहे आपके भारतीय काव्य शास्त्र हो या फिर आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, तो उस संबंध में हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं। अब जो हमारी नई इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो देखिए इसमें भी हमने आपको 5 सेट करा दिए हैं। आज का जो सेट हमारा होने वाला है, कौन सा है? सेट नंबर 6। ठीक है, तो जैसा कि हमारा उद्देश्य है क्लास बनाने का कि आपको अधिक से अधिक कथन कराए जाएं। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपको जानकारी होगी कि जो एग्जाम पैटर्न है आपका वो किस तरीके से आ रहा है। कथन से देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस भी ऐसे रखे हैं जिसमें आपके कथन ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, देख लें कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसने कहा है? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें, पहले तो आपने पूरा कथन समझ लिया, तो सबसे पहले कथन कहा किसने है? ऑप्शन देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या रामविलास शर्मा ने, या नगेंद्र ने। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है, इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें जब इन्होंने आदिकाल के विषय में लिखा है, तब ये कथन इन्होंने कहा है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बोला कि इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को और मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है गाथा, तो देखिए गाथा से तात्पर्य क्या है कि गाथा किससे संबंध है? आपकी प्राकृत की भाषा से, और प्राकृत किससे संबंध रखता है? आपके जैन धर्म से। ठीक है भाई, अगर हम दोहा या दूहा की बात करें, अगर दोहा या दूहा का प्रयोग किस में कराया जाता है? अपभ्रंश में। तो देखिए ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर दूहा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उसका संबंध किस भाषा से है? तो क्या कहेंगे आप? अपभ्रंश से है। भाई अगर गाथा कहने से किस भाषा का बोध हो रहा है, तो किसका हो रहा है? प्राकृत का। ठीक है, तो लिख लेते हैं, गाथा प्राकृत, यानी गाथा से प्राकृत का बोध होता है, और दूहा या दोहा से क्या है? अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा, इसमें कथन पूछा गया है। इसमें से देखिए हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया। अगर गाथा शब्द का संबंध पूछा है तो किससे है? प्राकृत से है। अगर दोहा दूहा का संबंध पूछा है तो किससे? आपके अपभ्रंश से। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने अध्यायों के अंतर्गत रखा है? यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देख लेंगे। ऑप्शन पहला है 4, उसके बाद है आपका 3, 5, 6। ठीक, तो अब इसमें आपको बताना है कि शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने अध्यायों या प्रकरणों, ठीक है, इन्होंने देखिए अध्याय को क्या बोला है? प्रकरण। याद रखेंगे, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, कितने प्रकरणों में बांटा है? ठीक है, तो देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को 4 भागों में विवेचित या वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 4 में। अब अगर हम बात करें कि उन प्रकरणों के क्या नाम हैं, तो सबसे पहले प्रकरण नंबर 1, तो इसका क्या नाम है? सामान्य परिचय। इसमें देखिए इन्होंने क्या है? आदिकाल का सामान्य परिचय दिया है। ठीक है, देखिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन लगे हुए हैं, है ना। यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। भैया अगर हम प्रकरण 2 की बात करें, तो इन्होंने यहाँ पर अपभ्रंश काव्य के विषय में लिखा। ठीक, अपभ्रंश काव्य। तीसरा जो प्रकरण है उसमें देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य के विषय में इन्होंने लिखा। वहीं चौथे प्रकरण में देखिए फुटकल रचना है। अब देखिए फुटकल रचनाओं में क्या है? इन्होंने विद्यापति, अमर खुसरो की रचनाओं को लिया है और उस विषय में क्या है? इन्होंने
विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा, जिसमें पहला प्रकरण है सामान्य परिचय से, दूसरे प्रकरण में देखिए अपभ्रंश काव्य के विषय में बात की गई है, तीसरे प्रकरण में देश भाषा काव्य के विषय में बताया गया है, और चौथे प्रकरण में क्या है, फुटकर रचनाओं के बारे में, जो रचनाएं लिखी गई उस समय जो कवि हुए, जैसे आपके अमीर खुसरो हो गए, विद्यापति हो गए, तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी, ठीक है, तो उस विषय में इन्होंने बताया। ठीक, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ असंदिग्ध हैं और कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा हिंदी है। तो ये कथन आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है? अब देखिए कथन दिया है, मैंने आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा। ठीक है, अब देखिए कथन क्या कह रहा है, किस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई है उसमें कुछ संदिग्ध है कुछ असंदिग्ध, यानी कि रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि आदिकाल के संबंध में हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई, जो भी सामग्री प्राप्त हुई, तो उसमें देखिए असमंजस की स्थिति है, कुछ तो सटीक लगती हैं, कुछ अफवाहें। ठीक है, तो असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा हिंदी है, यानी कि जो असंदिग्ध सामग्री है जिसकी प्रामाणिकता को लेकर थोड़ा भ्रम है, तो उसकी भाषा कैसी है, उस काव्य की अपभ्रंश की प्राकृत भाषा हिंदी है। तो ये कथन किस प्रकरण में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे बने हुए हैं, कथन दे दिए जाते हैं आदिकाल से, और फिर ये देखिए कथन के आपको राइटर नहीं पूछे जाएंगे कि ये कथन किसने कहा, सीधे सीधे क्वेश्चन ये बनता है कि किस प्रकरण में ये चीज कही गई है ना। तो यदि आप ढंग से प्रकरण को पढ़ेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2, 4, 3। तो देख लीजिए कि जो ये कथन है आपके प्रकरण 1 में कहा गया है, यानी कि क्या नाम बताया था मैंने आपको, प्रकरण 1 का सामान्य परिचय। इसमें इन्होंने सामान्य परिचय दिया है आदिकाल का, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके हुए। पहला तो यही कि यह कथन किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किस पुस्तक में कहा, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। दूसरी बात कि ये किस प्रकरण से लिया गया, तो ये प्रकरण नंबर 1 से लिया गया, उसका नाम क्या है, सामान्य परिचय। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। ठीक, जब भी वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की गई है कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही, यानी कि आदिकाल में जो जनमानस की भाषा थी, तो जब वो बोलचाल के रूप में ली जाने लगी तो वह देश भाषा कहलाती रही, लेकिन जब वो साहित्य में लिखी जाने लगी तो उसे क्या है, एक साहित्यिक भाषा के रूप में जाना लगा। ठीक है, तो तब उसके लिए क्या है, अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, यानी कि देश भाषा का प्रयोग जब साहित्य के रूप में किया गया तो उसे किस रूप में जाना गया, अपभ्रंश के रूप में। ठीक है, अब ये कथन किसने कहा है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कथन किसने कहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या नामवर सिंह हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कथन किसने कहा है। तो हम बात कर रहे हैं आदिकाल की, ठीक है, और किस कवि की बात कर रहे हैं, या कह लें कि किस विद्वान की, किस आलोचक की बात कर रहे हैं। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ठीक है, तो इन्होंने आदिकाल के संबंध में काफी महत्वपूर्ण जानकारी ली, उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया, जो मैंने अभी आपको बताया। तो जो ये कथन है किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को कहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये बनेगा कि जो ये कथन है वो किस प्रकरण से लिया गया है। तो ये कथन प्रकरण 2 में कहा गया है। ठीक है, तो ये कथन किस में कहा गया, आपके प्रकरण 2 में कहा गया है। अब प्रकरण 2 की अगर हम बात करें तो प्रकरण 2 का नाम क्या है, अपभ्रंश काव्य। ठीक है, अपभ्रंश काव्य। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महासुखवाद का प्रवर्तन किसने किया, यानी कि जो महासुखवाद है उसका प्रवर्तन किसने किया, सिद्धों ने, नाथों ने, जैनियों ने, बुद्धों ने, यानी कि महासुखवाद
किस धर्म से अपना संबंध रखता है। तो अगर आपने सिद्धों को पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि महासुखवाद की जो स्थिति होती है वो किस में पाई जाती है, सिद्धों में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। आपका ऑप्शन सही होगा ए। ठीक, अब देखिए महासुखवाद है क्या, ये चीज भी हम समझ लें कि जो महासुखवाद है इसमें जो सिद्ध होते थे, है ना, तो सिद्ध जो होते थे वो शून्य में विलीन हो जाते थे। और इन्होंने देखिए एक चीज बहुत मानी है कि इन्होंने स्त्री पुरुष का आलिंगन को इन्होंने महासुखवाद की परिभाषा दी है। देखिए नारी का जो वर्चस्व है, और उसमें भी देखिए सिद्धों में एक चीज आप देखने को मिलेगी कि वो कोई भी सिद्धि करते थे तो उसमें नारी का होना आवश्यक था। ठीक है, तो नारी के भोग को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं अगर हम बात करें नाथों की, तो नाथ में स्त्री का प्रवेश वर्जित है। ठीक है, सिद्धों में क्या है, स्त्री पुरुष के आलिंगन को महासुखवाद कहा है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, नाथ में महासुखवाद नहीं है। दोनों संप्रदायों की अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग विशेषताएं हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो चलते हैं आगे। अब देखिए सिद्धों की संख्या कितनी है ये भी पता होनी चाहिए। तो सिद्धों की संख्या कितनी है, 83 है, 84 है, 9 है या 85 है। तो देखिए सिद्धों की संख्या कितनी है आपकी, 84 है। ठीक है, और वही अगर हम बात करें नाथों की संख्या की, तो नाथों की संख्या कितनी है आपकी, 9। ठीक है, नाथों की संख्या कितनी है, 9। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। तो ये आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज आपको बतानी है, प्रकरण नंबर 4, प्रकरण 3, प्रकरण 5 या प्रकरण 2। तो देखिए यहाँ पर जो ये प्रज्ञा और उपाय के योग महासुख दशा, देखिए सिद्धों के विषय में ये बात कही जा रही है। और सिद्धों का जो वर्णन है आपके प्रकरण किसमें मिलता है, 2 में। ठीक है, प्रकरण 2 में मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपका यही हुआ कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। ठीक, दूसरी देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो सिद्धों में निर्माण के 3 अवयव कौन कौन से माने गए हैं। तो 3 अवयव कौन से हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, तो देखिए सिद्धों की जो उच्चतम अवस्था मानी है इन्होंने अपने साधना की, क्या मानी है, महासुख। महासुखवाद मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने स्त्री पुरुष के आलिंगन को क्या है, महासुखवाद की घोषणा की है। ठीक, चलते हैं आगे। तो अगली जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि संध्या भाषा शैली का संबंध किससे है। तो संध्या भाषा शैली का संबंध किससे है, जैन से, बुद्ध से, सिद्ध से, नाथ से। तो किससे है आपके, नाथ से। ठीक है, तो सिद्धों ने जो भी रचनाएं लिखी हैं, चाहे सरप्पा हो, कन्हप्पा हो, लुइप्पा हो, है ना, या विरूप्पा हो, तो इनकी भाषा देखिए प्रभावित किससे है, संध्या भाषा शैली से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे कोई से स्टेट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन हम वैसे ही करा रहे हैं जैसा पैटर्न बदल रहा है। ठीक है, आप खुद भी देखिए कथन ज्यादा से ज्यादा क्यों रखे जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कथनों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आलोचक एक से बढ़कर एक हैं, है ना, सबने अपनी अपनी विचारधाराओं से प्रभावित होकर कुछ ना कुछ कहा है। तो काफी सारी चीजें देखिए ऐसा हो जाता है, कभी कभी क्या है, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी कथनों में क्या है, असमंजस की स्थिति रहती है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमें ढंग से कथनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे तभी हमें कथन और उनकी विचार शैली समझ में आएगी। ठीक, तो आपके लिए क्वेश्चन भी हम ज्यादातर कथन से ही रख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है, विद्यापति की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको बता दें कि कीर्तिलता कीर्ति पताका जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए रामचंद्र शुक्ल का मानना ये है कि जो ये भाषा है अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, जो ये रचनाएं हैं अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो कीर्तिलता है, तो कीर्तिलता जो रचना है
ये कहाँ पाई गई थी? तो देखिए इसे ढूंढने का काम किसने किया था? पंडित हरप्रसाद शास्त्री। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय संग्रहालय से क्या है? कीर्तिलता को प्राप्त किया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली भाषा देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में भी संकोच भी घटता गया। तो ये कथन किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, तो अब ये कथन किस विद्वान ने कहा है देख लेते हैं। जय प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हे नामवर सिंह। मतलब किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कथन है वो आपके रामचंद्र शुक्ल के ही मिलेंगे। तो चलते हैं आगे। तो अगला देखिए कि चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? बच्चे डाउट में आ जाते हैं। तो देखिए महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई है, और इन्हें किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगर हम बात करें कि हिंदी का पहला महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो, तो ये इसकी रचना किसने की है? चंद्रवरदाई ने। तो आपको देखिए एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त पुस्तकें रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। यह जो कथन है वो किस प्रकरण में कहा गया है? तो अगर हम बात करें किस कथन की, तो देखिए प्रकरण 4 में इस कथन को कहा गया है, और इस कथन के कहने वाला कौन है? तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। आप ध्यान रखेंगे रामचंद्र शुक्ल हैं। और प्रकरण नंबर 4, इसमें देखिए प्रकरण नंबर 4 जो हमारा किससे संबंध है? फुटकल रचनाओं से। ठीक है, फुटकल रचनाएं तो थी जब मैंने आपको बताया। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन किसने कहा? देखिए ये कथन कई बार पूछा गया है आपका, चाहे यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। तो देखिए आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और किस विद्वान के संबंध में इन्होंने कहा है? विद्यापति के संबंध में। याद भी रखेंगे, विद्यापति के संबंध में कहा है। अब देखिए क्यों कहा है इन्होंने। अगर आपने विद्यापति की पदावली देखी होगी, है ना, तो इन्होंने क्या है, जब पदावली में इन्होंने जो श्रृंगार रस का वर्णन किया है श्री कृष्ण और राधा को लेकर, उसमें क्या है? आपत्तिजनक कथनों का प्रयोग किया है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो कुछ लोग तो देखिए इन्हें भक्ति कवि मानते हैं, है ना, कुछ लोग इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। लेकिन देखिए रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारी कवि कहा है। दूसरी बात, इन्होंने ये माना है कि ये ना तो कोई वैष्णव धर्म से अपना संप्रदाय रखते हैं, ना ही ये अपने शैव धर्म से संप्रदाय रखते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? कि अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए अपनी विलासिता को क्या है, ये लोग रचनाओं में उतारते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर था, उसी प्रकार अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना, ध्यान से पढ़ेंगे। खुसरो का लक्ष्य क्या था? जनता का मनोरंजन करना। वहीं अगर कबीर की बात करें तो इनका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था क्या था? धर्मोपदेश, यानी कि उपदेश देना। अतः उनकी बनी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बात हुई है अमीर खुसरो कबीर की तुलना की गई है, तो ये कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए, जो कि हम आपको करा रहे हैं। प्रैक्टिस सीरीज हमारी चली रही है 15 क्वेश्चन की। अभी कुछ समय तक क्या है आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, लेकिन आज से आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो जितने भी कथन जो हमें ज़रूरी लगेंगे, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आपको आपके सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।